The Lallin Top Show is brought to you by My Store Hub, हर स्टोर ऑनलाइन। कुकर की अगली सीटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है। हम हो गए ऑनलाइन। आ गया है माई स्टोर ऐप। ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ 15 सेकंड में। माई स्टोर, अब हर स्टोर ऑनलाइन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। 19 दिन से चल रहे आंदोलन को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का रुख क्या एक बार फिर से बदल गया है? पहले कुछ नेताओं ने आंदोलनकारियों को खालिस्तानी लिंक वाला बताया, फिर उन्हीं को किसान मानकर बात सरकार ने की। बात से बात नहीं बनी तो अब आंदोलनकारियों को सत्ताधारी दल के नेता टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जोड़ रहे हैं। इस हिसाब से नरेंद्र मोदी सरकार ने 2 बार तो यू टर्न लिया है, ऐसा राजनीतिक पंडितों को लगता है। क्या फिर से पुनर्मूर्छकोभव वाली स्थिति आ गई है? आज बड़ी खबर में सरकार पर लग रहे इन आरोपों की पड़ताल करेंगे। बातचीत के लिए जो दरवाजा खुला बताया जा रहा था, उससे कौन आया गया ये भी जानेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि कौन से पूर्व मुख्यमंत्री ने इशारों में कहा कि अब रिटायरमेंट की बारी है, और क्या ये इशारा कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी है। यानी किसान आंदोलन से जुड़े अलग अलग पहलुओं पर बात होगी और सियासत पर बात। लेकिन सबसे पहले बात दिन के वीडियो पर। ये 4 वर्ग हैं, 4 वर्ग कोई बुरे नहीं है। हमारे सनातन काल में, हमारे धर्मशास्त्रों में समाज की व्यवस्था के लिए 4 वर्ग तय किए गए थे। क्षत्रिय को क्षत्रिय कह दो, बुरा नहीं लगता। ब्राह्मण को ब्राह्मण कह दो, बुरा नहीं लगता। वैश्य को वैश्य कह दो, बुरा नहीं लगता। शूद्र को शूद्र कह दो, बुरा लग जाता है। कारण क्या है? क्योंकि नासमझी है। हो सकता है ये वीडियो आपकी नजरों से पहले गुजर चुका हो, पर इस सोच पर बात करना जरूरी है, इसलिए हमने इसे चुना। भोपाल से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर। उनके विचार किसी से छिपे नहीं। उनके गोडसे प्रेम और गांधी विरोध के चलते खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें मन से माफ न कर पाने की बात कह चुके हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भले ही बता चुके हों कि हमारा देश टू मच ऑफ अ डेमोक्रेसी वाला है, लेकिन इस नए देश में लगातार अपना नवीनीकरण करने की चाह रखने वाले देश में एक नया संसद भवन बन रहा है। इसके 2022 तक पूरे हो जाने की उम्मीद है। तो जाहिर है कि प्रज्ञा ठाकुर माननीय सांसद नए संसद भवन में बैठेंगी, नए भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। न्यू इंडिया में सब कुछ नया कर देने की बातें हैं और वादे हैं, लेकिन इस नए के साथ कुछ तो चिपका है जिससे पीछा नहीं छूट रहा। जो पुराना है, घटिया है, तज देने के योग्य है, और यह है जाति व्यवस्था और वर्णगत श्रेष्ठता, जिसका जिक्र प्रज्ञा ठाकुर वर्ण व्यवस्था के बहाने कर रही है। और इसमें वो अकेली नहीं है। इंसानों के लिए बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था का बखान करते हुए आपको अपने आसपास तमाम लोग मिल जाएंगे। अपने फैमिली ग्रुप्स देखिए, अपनी कारों के पीछे लिखे हुए शब्द देखिए, अपने चौराहों में जाति के नाम पर बने हुए जो मंच हैं उनकी होर्डिंग्स देखिए। अखबारों में सिंगल कॉलम में इन आंदोलनों, इन समूहों, इन सम्मेलनों की खबरें पढ़िए। हम और आप वर्ण व्यवस्था को जन्म से नहीं, कार्य विभाजन से जोड़ते हैं, लेकिन यही वर्ण व्यवस्था वर्तमान जाति व्यवस्था का आधार भी है, और यही व्यवस्था तय करती है कि सिर्फ जन्म के आधार पर कौन कथित तौर पर उच्च है और कौन कथित तौर पर निम्न। ये कहती है कि तुम हमारे बराबर नहीं, तुम तुच्छ हो, हम श्रेष्ठ हैं, जबकि हम में से किसी ने नहीं चुना कि हम इन पहले से तय खांचों में से किन में जन्म लेंगे। हम में और आप में किसी ने भी अपनी कोख नहीं चुनी। खुद प्रज्ञा ठाकुर ने भी ये तय नहीं किया होगा। जिन लोगों पर वो तंज कसना चाह रही हैं, वो बुरा इसलिए मानते हैं क्योंकि उनके पूर्वजों को छूने के काबिल नहीं माना गया। रास्ते में दिखने पर रास्ते बदले गए, उनके बर्तन अलग रखे गए, कहानियां बिखरी पड़ी हैं। और ये किसी गुजरे जमाने की कहानियां नहीं हैं। आप अखबार उठाकर देखिए, किसी दूल्हे को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, किसी को बर्तन छूने पर दंडित किया जाता है। ये हमारे आज और कल की कहानियां हैं। ये वो कहानियां हैं जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे महान लेखक जूठन नाम की आत्मकथा में दर्ज करते हैं। ये वो कहानियां हैं जिनकी वजह से अम्बेडकर बने। इन कहानियों में बहुत कुछ है जो आज तक नहीं बदला। आपको अगर भरोसा नहीं तो आंखें खोलिए, आपको जाति दिखेगी, कहीं श्रेष्ठता
तो कहीं कुछ और इसलिए बुरा मानने की ज़रूरत है, बुरा मानने की ज़रूरत है, क्योंकि जाति हमारे समय की सच्चाई है। जब तक सब जातियों के बीच रोटी और बेटी के रिश्ते नहीं हो जाते, जब तक सब जातियों के भीतर से श्रेष्ठता का बोध खत्म नहीं हो जाता, तब तक बुरा मानने की और बात करने की ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी कोरोना संक्रमण को लेकर है। तमिलनाडु के चेन्नई में कोविड आउटब्रेक हुआ। आईआईटी मद्रास में 104 स्टूडेंट्स और स्टाफ सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कैंपस में अस्थायी लॉकडाउन लगा दिया गया है। राज्य का स्वास्थ्य विभाग और आईआईटी प्रशासन संक्रमण का स्रोत क्या है इसका पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में कैंपस से 71 लोग पॉजिटिव पाए गए और आज 14 दिसंबर को 33 और लोग। ट्विटर हैंडल पर आईआईटी मद्रास ने एक बयान जारी कर कहा कि सभी स्टूडेंट से हॉस्टल में रहने को कहा गया, पैक किया खाना उनके कमरों तक पहुंचाया जाएगा। पिछले दिनों राज्य सरकार ने 7 दिसंबर से यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने की इजाज़त दी थी, उसके बाद ये। दूसरी तरफ मुफ्त कोरोना वैक्सीन की घोषणा करने वाले राज्यों की लिस्ट से भी जुड़ी एक सुर्खी है। केरल का नाम इसमें जुड़ गया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि किसी से वैक्सीन का पैसा नहीं लिया जाएगा। इससे पहले तमिलनाडु और मध्य प्रदेश भी इससे मिलती जुलती घोषणा कर चुके हैं। स्वागत योग्य पहल। अगली सुर्खी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कमलनाथ के एक ओपन एंडेड बयान के हवाले से। उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे कयास लगने लगे कि शायद वो पॉलिटिक्स से संन्यास लें, लेकिन वो नेता ही क्या जो कोई बात सीधे कहे। 13 दिसंबर को कमलनाथ ने अपने गृहनगर छिंदवाड़ा में एक जनसभा के दौरान कहा कि मैं आराम करने के लिए और घर बैठने के लिए तैयार हूँ, मैंने पहले ही काफ़ी कुछ हासिल कर लिया। ये बात कमलनाथ की ज़बानी सुन लीजिए। मैं आराम करने को तैयार हूँ, मुझे किसी पद का लालच नहीं, मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। जितना मैंने प्राप्त किया शायद किसी और ने प्राप्त नहीं किया होगा, तो मैं घर बैठने को तैयार, मैं भी आराम करने को तैयार। मैं क्या करूं भविष्य में ये आपको तय करना है। आखिरी लाइन आपने सुनी, कह रहे हैं मैं क्या करूं ये आपको तय करना है। बाद में जब पत्रकारों ने घेर कर सवाल पूछा कि क्या सियासत से संन्यास की बात है, तो उन्होंने इसी आखिरी लाइन का सहारा लेते हुए सफाई भी दी। बोला कि राजनीति से संन्यास आपको प्रदेश की कांग्रेस को आपकी बहुत आवश्यकता है। मैं उस दिन संन्यास लूंगा राजनीति से जिस दिन मेरे छिंदवाड़ा की जनता मुझे कहे। कमलनाथ मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हाल में 28 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। जानकारों की माने तो इस हार के बाद कमलनाथ के खिलाफ सुगबुगाहट पार्टी के भीतर शुरू हुई। कई कांग्रेस नेता कमलनाथ पर गलत टिकट बंटवारे, कमजोर उम्मीदवारों और खराब रणनीति का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में ये कमलनाथ की मैसेजिंग भी हो सकती है। लेकिन इस बयान के बाद हमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का हालिया बयान भी याद आ गया, जो उन्होंने चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अंतिम दिन अंतिम रैली में दिया था कि आखिरी चुनाव है। और जब कयासों के घोड़े खुले तो बाद में सफाई आई कि मैं तो चरण के बाबत ये बात कह रहा था। क्या नेता कभी रिटायर होते हैं? आप ये सवाल ज़रूर पूछिएगा। अगली सुर्खी यूपी के चर्चित हाथरस कांड से जुड़ी है। योगी सरकार ने दावा किया कि इसके पीछे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का हाथ था और इस संगठन से कथित तौर पर जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब पीएफआई के छात्र संगठन कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी सीएफआई के महासचिव रऊफ शरीफ को केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। रऊफ के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। यूपी पुलिस का कहना है कि उसे देश विदेश से फंडिंग होती है, जिसका इस्तेमाल सामाजिक वैमनस्य फैलाने और सांप्रदायिक दंगे भड़काने में होता है। पुलिस की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि हाथरस के बहाने दंगा भड़काने की साजिश के मामले में 5 अक्टूबर को पीएफआई से जुड़े 4 आरोपियों को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस के मुताबिक चारों गिरफ्तार आरोपियों में अतीकुर रहमान और मसूद को आर्थिक मदद पहुंचाने और संसाधन मुहैया कराने को लेकर केरल के रऊफ शरीफ की भूमिका सामने आई। हाथरस मामले में गिरफ्तार किए गए पत्रकार सिद्दीक कप्पन से जुड़ा भी एक अपडेट है। कप्पन की गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले संगठन केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की प्रामाणिकता पर यूपी सरकार ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में संगठन की याचिका पर सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने इस बात को दोहराया कि कप्पन सीधे और नजदीकी तौर पर पीएफआई के नेताओं से जुड़े हैं। यूपी सरकार ने कहा कि पत्रकारिता संगठन पत्रकार के रूप में कप्पन की असली पहचान छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जर्नलिस्ट वाली पहचान को आगे कर रहे हैं। अगली सुर्खी, जरूरी सुर्खी, हमारे देश के बच्चों से जुड़ी है। साल 2015 से 2019 के बीच बच्चों में कुपोषण की स्थिति और खराब हुई। ये बात 5वें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी
IHS 2019-20 में सामने आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पहले चरण के सर्वे में 17 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी दी गई। इसकी मोटा मोटी बातें आपको बता देते हैं। डेटा कहता है कि 5 साल तक के बच्चों को लेकर कुपोषण के मानकों में गिरावट आई। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में कुछ मानकों में मामूली सुधार भी हुआ है या स्थिरता रही है। शिशु मृत्यु दर और बच्चों का वजन कम होना, ये इन पैरामीटर्स के बारे में बात हो रही थी। ये स्थिति तब है जब सरकार की तरफ से पीने का पानी, ईंधन की पहुंच, साफ सफाई की स्थिति अच्छी होने का दावा किया जाता है और लगातार स्कीम भी चलाई जाती है। बच्चों में कुपोषण को 4 पैमानों पर मापा जाता है। पहला, चाइल्ड स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई न बढ़ना। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग यानी लंबाई के अनुपात में बच्चों का कम वजन होना। तो दूसरा आपने सुना पैरामीटर कि लंबाई के अनुपात में बच्चों का कम वजन। तीसरा पैरामीटर है ओवरऑल कम वजन वाले बच्चों का अनुपात और चौथा शिशु मृत्यु दर। ये 4 पैमाने और इनके आंकड़े ग्लोबल हंगर इंडेक्स समेत कई वैश्विक सूचकांकों में इस्तेमाल होते हैं। जब इन पैमानों पर बच्चों की संख्या बढ़ती हो तो कहा जाता है कुपोषण बढ़ा है। चाइल्ड स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई न बढ़ने के मामले में बिहार, तेलंगाना, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में स्थिति खराब हुई है। इस लिस्ट में बिहार टॉप पर है और दूसरे नंबर पर गुजरात। कुपोषण के मानकों पर भारत में हमेशा से ही चाइल्ड वेस्टिंग रही है, यानी बच्चों की लंबाई के अनुपात में उनका वजन कम रहा। इस सूची में तेलंगाना, केरल, बिहार, असम, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों की स्थिति खराब है। महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों में हालत स्थिर है। कम वजन वाले बच्चों का अनुपात बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, असम जैसे राज्यों में बढ़ा है। शिशु मृत्यु दर यानी जन्म लेने वाले प्रति 1000 बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, ये इन 5 वर्षों में स्थिर रही, मतलब कुछ खास सुधार नहीं आया। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर आशीष गुप्ता कहते हैं कि साल 2015-16 के चौथे सर्वे में 1000 बच्चों पर 50 बच्चों की मौत की बात कही गई थी। अब 5 साल बाद इस सर्वे में महाराष्ट्र जैसे राज्य में स्थिति वैसी ही है, जबकि बिहार में मात्र 3% का सुधार हुआ। इस सर्वे में कोरोना महामारी से पहले और बाद की स्थिति की तुलना भी की गई। दूसरे चरण के सर्वे में कोरोना के चलते देरी हुई। इसके नतीजे मई 2021 तक आ सकते हैं। इस चरण में यूपी, पंजाब, MP जैसे राज्यों को शामिल किया जाएगा। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार कृषि कानूनों पर बात कर रही है, पर कर किससे रही है? इसे लेकर अपना मन नहीं बन पा रहा क्या? वो किसान हैं या टुकड़े टुकड़े गैंग? वो हरियाणा, यूपी और राजस्थान के भी हैं या सिर्फ पंजाब के? क्या उनमें से कई के धर्म और पंजाबियत को पकड़कर उन्हें खालिस्तानी कहा जा सकता है? सरकार की डिक्शनरी के ये शब्द क्या वाकई किसान आंदोलन पर लागू होते हैं? आज बड़ी खबर में इसी पर बात होगी। साथ ही समझेंगे कि जैसे जैसे आंदोलन लंबा होता जा रहा है, उसके भीतर सहमतियां असहमतियां कैसे बन बिगड़ रही हैं, और ये भी कि क्या किसान नेताओं ने, यूनियन ने सरकार का लचीला रुख देखकर गोलपोस्ट चेंज किया और अपनी मांगों को लेकर और उग्र हो गए। क्या अपने पहले के दिए स्टैंड से बदले हैं? कुछ वक्त पहले का दौर याद करिए। चुनाव के आसपास किसी ने अपने घर की पुताई करवाई हो और वो शख्स फिर नतीजे तक परेशान रहता था। रोज सुबह उसे अपनी नई नवेली पुती दीवार पर किसी पार्टी का इश्तिहार दिखता। दिन में आदमी फिर से दीवार पोतता, रात में कोई आकर फिर नारा लिख जाता। ये क्रम चलता रहता। कृषि आंदोलन ऐसी ही एक दीवार है। इस पर रोज शाम होते होते एक नया लेबल लगा दिया जाता है। लेबल्स पर बात करते हैं। पहला लेबल है खालिस्तानी एलिमेंट्स के सक्रिय होने का। जो नहीं जानते उनके लिए बता दें, पंजाब में एक वक्त अलगाववाद का दौर चला। 1980 के दशक की शुरुआत से लेकर 1990 के दशक के मध्य तक मांग थी कि सिखों के लिए भारत से अलग एक देश हो जिसका नाम होता खालिस्तान। अलगाववाद ने पहले उग्रवाद पैदा किया और फिर आतंकवाद। बड़ी मुश्किल से केंद्र और पंजाब की सरकारें मिलकर पंजाब से आतंकवाद और अलगाववादी मानसिकता का सफाया कर पाई। पंजाब के लोगों ने सभी पक्षों के बहुत सहा और फिर इस जख्म से आगे बढ़े, लेकिन इस दौरान निशान छूट गए। लेकिन पंजाब अब इन बातों से आगे निकल चुका है। अलगाववाद के दौर में सरकार के क्रैकडाउन से बचने के लिए कई लोग भागकर कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में बस गए थे। इसमें ऐसे लोग भी थे जो लगातार आतंकवादी गुटों के समर्थन में थे या उनका हिस्सा भी थे। दोनों तरह के लोग थे। कई लोग वैचारिक समर्थन दे रहे थे। इन लोगों ने भारत से बाहर खालिस्तान की मांग को जिंदा रखा। ये एक तथ्य है। और ये भी एक तथ्य है कि भारत से बाहर किसानों के समर्थन में हुए कुछ प्रदर्शनों में खालिस्तानी नारे लगे। मिसाल के लिए 9 दिसंबर के रोज न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में हुआ प्रदर्शन। इसमें खुलेआम खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे।
इस घटना के बाद वेलिंगटन में जो भारतवंशी, जिसमें ज़्यादातर हरियाणवी थे, जो खालिस्तान की मांग में विश्वास नहीं रखते थे, उन्होंने किसानों का समर्थन तो जारी रखा लेकिन अपना प्रदर्शन अलग कर लिया। हमने आपको ये बात इसलिए बताई ताकि सभी को ये सनद रहे कि ऐसा नहीं कि कोई देख नहीं रहा, सब कुछ दिख रहा है और दर्ज हो रहा है। और इस तरह दर्ज हुई ये बात भी कि किस तरह विदेश में हुई बरसों पुरानी रैलियों में खालिस्तान समर्थक नारों के वीडियो निकालकर अब सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। इन पोस्ट के निशाने पर किसान आंदोलन था। इतना ही नहीं, प्रोपेगेंडा वेबसाइट्स पर इन वीडियो के आधार पर खबरें भी चलवाई गई और कुछ खबरें तो कथित मेनस्ट्रीम कहलाने वाली प्रेस में भी चली। जब फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स ने इनका सच बताना शुरू किया तो चुपके ट्वीट डिलीट होने लगे। जितने लोगों ने और जितनी बार ये कहा कि आंदोलन में खालिस्तानी है, उसकी गिनती हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे पास कुछ नाम है। भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय, उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री राव साहब दणवे, जिन्होंने पाकिस्तान और चीन के समर्थन की बात कही। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने तो इंटेल इनपुट की ही बात कर दी। सुनिए। कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेंगे आपको बताएंगे। अब सवाल ये बनता है कि अगर सरकार में 3 लोग जानते हैं कि किसान आंदोलन में भारत विरोधी भी शामिल हैं, तो फिर अब तक कार्रवाई शुरू क्यों नहीं हुई? पंजाब में रेफरेंडम 2020 को लेकर छिटपुट बातें होती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने साफ किया था, ऐसी कोई गतिविधि पंजाब में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार खालिस्तान को लेकर हमेशा सतर्क रहती है, फिर कथित खालिस्तानियों को दिल्ली घेरने का मौका क्यों दिया गया? इस लापरवाही के जिम्मेदार कौन माना जाए? और अगर किसानों और खालिस्तानियों में जुगलबंदी का कोई प्रमाण सरकार के पास नहीं है, तो फिर ये हवाई इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? जिम्मेदारी की उम्मीद की जा सकती है। खालिस्तान वाली मांग का एक और एंगल है। कनाडा में वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार में मंत्रियों जैसे हरजीत सज्जन और नवदीप बैस ने खुलकर किसानों के समर्थन में बयान दिए। खालिस्तान की मांग को कनाडा में कुछ लोगों का समर्थन मिलता है, ये जग जाहिर है, लेकिन वहां के प्रधानमंत्री से लेकर सरकार तक किसान आंदोलन के मार्फत अलगाववाद को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसा कहने में एक समस्या है। हम भूल जाते हैं कि ट्रूडो और उनके मंत्री नेता हैं, उनकी बातें चुनावी नफा नुकसान देखकर होती हैं। कनाडा में सिख समुदाय अब भी पंजाब में अपनी जड़ें ढूंढता है और मजबूत लॉबी है उनकी वहां पर, इसलिए ट्रूडो कैबिनेट से ऐसे बयान आ रहे हैं। ट्रूडो अगर खालिस्तान के समर्थक होते तो भारत से ज्यादा आफत कनाडा में हो जाती। याद करिए कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पॉल मार्टिन का बयान, जिन्होंने कनिष्क हादसे को कैनेडियन ट्रेजिडी कहा था। और यदि कनाडा की सरकार भारत के किसी भी अलगाववादी आंदोलन का समर्थन करेगी तो हमें उसके साथ राजनयिक रिश्ते खत्म करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। आप किसी के साथ भी ऐसे ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई है। अब बढ़ते हैं ब्रिटेन की तरफ। यहाँ लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ने ट्वीट किया कि मैं पंजाब और भारत के और हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे किसानों का समर्थन करता हूँ। यहाँ तक ठीक था, लेकिन एक जगह सीमा लांघी गई। ब्रिटिश सांसद ताइवो ओवाटेमी ने 10 दिसंबर को एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस का समर्थन करते हुए लिखा कि वो सिखों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करती हैं। सिखों और भारत सरकार के बीच मतभेद इसी तरह दूर हो सकते हैं। ताइवो ने बाद में ट्वीट डिलीट किया और कहा, मेरे स्टाफ ने गलती से ये ट्वीट किया। ये घटना बताती है कि कोई तो है जो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रहा है और अलगाववादी संगठन भी अपनी अपनी पॉलिटिक्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या ये इतनी बड़ी समस्या है कि पूरे कृषि आंदोलन को लील ले? ये मालूम करने के लिए कन्फ्लिक्ट स्टडीज में PhD की जरूरत नहीं है, जरूरत है ग्राउंड रिपोर्टिंग की। हमारे साथी रजत शर्मा और रूहानी 14 दिनों से रोज किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं। हमने रजत से पूछा कि उन्हें किसान आंदोलन स्थल पर क्या कोई ऐसी बात दिखी जो देश विरोधी है। सुनिए उनका जवाब। मैं बीते 15 दिनों से किसान आंदोलन कवर कर रहा हूं। पूरे देश से दिल्ली में पहुंचे किसानों से सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजियाबाद बॉर्डर और इसके अलावा बुराड़ी के ग्राउंड में जाकर लोगों से बातचीत की है, मजदूरों से बात की है, आढ़तियों से बात की है, नौकरी पेशा करने वाले लोग जो समर्थन में आए उनसे बात की है। लेकिन कुछ बातें चल रही हैं सोशल मीडिया पर खालिस्तान को लेकर, या कुछ जिम्मेदार लोगों ने ऐसी बातें कही हैं। मेरे निजी अनुभव के आधार पर मैं ये बात कह सकता हूँ कि मुझे कोई भी खालिस्तानी या इस तरह की बातें करता हुआ, अलगाववादी बातें करता हुआ शख्स इस आंदोलन में नहीं दिखा। ये बात ज़रूर है कि कुछ लोगों के जहन में वहाँ पे एक धड़ा है, एक सेक्शन है जिसके जहन में 1984 के वाक़या याद हैं।
स्वर्ण मंदिर का जो कांड है वो याद है उन्हें, इंदिरा गांधी की हत्या या फिर सिख दंगे की याद उनके जहन में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो खालिस्तानी हैं। शौर्य की गाथाएं भी आती हैं सिख धर्म की कि कैसे गुरुओं ने शहीदी दी, तो वो अपने आप को वारिस बताते हैं गुरुओं का और कहते हैं कि भाई हमारे गुरुओं ने शहीदी दी है तो हम भी शहीदी के लिए तैयार हैं। लेकिन इससे ये कहना कि ये खालिस्तानी मूवमेंट है या प्रायोजित मूवमेंट है, ये पूरी तरह से ठीक नहीं होगा। एक और रजत है हमारी टीम में, रजत सेन हमारे प्रोडक्शन हेड। इन्होंने रूहानी के साथ मिलकर किसान आंदोलन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये ललन टॉप के सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट। आप इसके नाम पर ध्यान दीजिए। आंदोलन को रजत आंदोलन कहते हैं, अन्नदाताओं का आंदोलन। इस डॉक्यूमेंट्री का टीजर हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। फिलहाल देखिए वो हिस्सा जिसमें खालिस्तान के सवाल पर भी खुलकर जवाब दिया गया। हमारे 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी ने इसी दिल्ली के चांदनी चौक में किसी और धर्म के लिए, मानवता के लिए अपना शीश दिया था। हिंद दिया चादरां कहाउण वाले गुरु साडे तोड़ गए शहीदियां दे दस्तूर नी। अंगना से हमें सलाह लेने की जरूरत नहीं है कि जब हमारी अपनी लड़ाई होगी तो हम क्या क्या कर जाएं। और फिर कुछ एक डिबेट छिड़ गई कि ये तो खालिस्तान मांग लेंगे। इन सबको तो जो पैसा पीछे से मिल रहा है वो खालिस्तान से मिल रहा है। ये देश के लोगों को, आम जो जनता जो दूसरे स्टेटों में, उनको ये दिखाने के लिए ताकि कल को यहाँ गोलियां चला दे, लाठीचार्ज हो जाए तो लोग ये सोचे भाई कोई खालिस्तान आ गया होगा, कोई आतंकवादी आ गए होंगे। लेकिन यहाँ कोई नहीं है। सरकार की बीजेपी की पॉलिसी रही है, जो भी उनके खिलाफ बोलता है किसी को नक्सलवादी करार देते थे, किसी को खालिस्तानी, किसी को जाटिस्तानी, किसी को आतंकवादी, मतलब देशद्रोही का तमगा दे देते हैं। ये कि इनका बीजेपी वालों का एक इनकी सरकार का कल्चर बन चुका है। चूंकि रजत 48 घंटे आंदोलन स्थल पर ही थे और उन्होंने कई स्टेक होल्डर से बात की, तो हमने रजत से भी इस प्रश्न को लेकर सवाल किया कि उन्हें क्या नजर आ रहा है। 26 और 27 नवंबर को जब हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली कूच करते हैं, यहाँ पहुंचते तो एक व्यक्ति सामने आता है, दीप सिद्धू। उनका एक इंटरव्यू लिया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि भिंडरांवाले टेररिस्ट नहीं थे। जिसके बाद खालिस्तान की पूरी डिबेट शुरू हो जाती है, ट्विटर पे हैशटैग्स चलते हैं, न्यूज वायरल होती है, हर जगह ये चलता है। मैं 8 और 9 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर गया। कई सारे एंगल्स थे, कई सारे मुद्दे थे जिनकी पड़ताल की जानी थी। उन्हीं में से एक था खालिस्तानी एंगल। वहां मैंने इसी के एवज में कई सारे जवान, बुजुर्ग, हर वर्ग के लोगों से बात करी। उन लोगों से बात करी और जानने की कोशिश करी कि उनके दिमाग में खालिस्तान को लेकर क्या है और वो किस रूप में यहाँ पर आए हुए हैं। तो उनका बहुत क्लियर कट उद्देश्य था कि हम यहाँ पर सिर्फ बिल को रद्द करवाने आए हैं, इससे ज्यादा हमारी ना कोई डिमांड है ना कुछ और है, और हम तो बल्कि भारत का ही हिस्सा होकर रहना चाहते हैं। यहाँ तक कि एक व्यक्ति ने तो मुझे ये भी कहा कि देखिए अभी पाकिस्तान के गुरुद्वारे में जाना पड़ रहा है तो उसके लिए हमें इतने साल इंतजार करना पड़ा, वीजा वूजा लग जाता तो और ज्यादा दिक्कत आती। ऐसे ही अगर अब हमारे को कल को पटना जाना होगा और हम खालिस्तान लेकर बैठ जाते हैं, पंजाब को एक अलग देश बना देते हैं, तो क्या पटना साहिब जाने के लिए भी हम वीजा लगवाएंगे क्या? तो ऐसे बड़े सारे मुद्दे थे। इसके अलावा मेरे को ये था कि देखना है कि संसाधन जितने आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो पता लगा कि पंजाब के लोग जो कह रहे हैं कि 6 महीने का हम अपना राशन लेकर आए, तो वो राशन तो एज इट इज पड़ा है। उसके अलावा हरियाणा जो आसपास सोनीपत, पानीपत, ये जो बेल्ट है, इधर के जितने भी किसान लोग हैं वो राशन यहाँ पर भिजवा रहे हैं और यहाँ पर सेवादार वो खाना बना रहे हैं। तो जितनी हमने पड़ताल करी, जितनी लोगों से बात करी, उससे तो हमें यही मालूम चला। और इसका एक और एग्जांपल ये है कि मैंने एक और व्यक्ति से पूछा कि अच्छा ये हो जाता तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप कल को सरकार को डोमिनेट करने की फिराक में ले, या आप इसको बिल्कुल ऐसी विक्ट्री बना ले कि ईगो विक्ट्री हो गई। तो उनका कहना था कि नहीं, हम यहाँ पर सिर्फ गोली खाएंगे, डंडे खाएंगे, इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी तरफ से एक भी कदम नहीं उठाएंगे। तो जहां तक सिंघू बॉर्डर की बात है और दिल्ली के आउटस्कर्ट्स की बात है, मुझे लगता है कि खालिस्तानी एंगल यहाँ पर कोई बड़ी चीज नहीं है। बेशक से विदेशों में कुछ एक एक्टिविटीज ऐसी हुई हो। हमने आपको सरकार और सरकार समर्थकों के दावे के बारे में भी बताया और उस पर हमारी रिसर्च और ग्राउंड रिपोर्टिंग भी। अब याद करिए, हमने खबर की शुरुआत में आपसे क्या कहा था? क्या सरकार तय नहीं कर पा रही कि बात चल किससे रही है? अभी पीयूष गोयल और रविशंकर प्रसाद अपनी चिंताएं जाहिर कर ही रहे थे कि भाजपा सांसद महेश शर्मा का भी ये बयान आ गया। ये धरती पुत्र हैं, ये किसान के बेटे हैं, ये 16 दिन से दिन रात 24 घंटे खड़े हैं। आज बैठे में घर बार छोड़कर खड़े हुए हैं, फसल का समय है। तो आप इसके जज्बे को मैं प्रणाम करता हूं, मैं सलाम करता हूं और विश्वास दिलाता हूं आपको, ये धरती पुत्र का सम्मान
नरेंद्र मोदी पद छोड़ना पसंद करेगा, लेकिन किसी धरती पुत्र का उसका सम्मान या उसके हित की बात नहीं होने देगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूँ। एक गरीब का बेटा आजादी के बाद आज पहली बार देश की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने उनको दी है, उस विश्वास को तोड़िए मत। और किसान आयोग का आपने अच्छा विषय दिया है। अगर किसान आयोग बनाकर एक ऐसा समाधान दे दिया जाए जो किसानों की जो भी समस्याएं आज है और जो समस्याएं आने वाले समय में भी आएंगी, उनको उसको रेफर किया जाए। और लेकिन ये बात मैं भी लगातार टीवी पे देख रहा हूँ, लगातार देख रहा हूँ पत्रकारों के माध्यम से कि हमेशा सरकार ने कहा है कि हम किसी भी तरह के संवाद के लिए तैयार है। कोई टकराव का रास्ता किसानों के साथ नहीं रखा जाएगा। उनके प्रति असम्मान की कोई भी बात किसी जिम्मेदार नेता ने अभी तक नहीं कही है, हमेशा सम्मान की बात कही है। और मैं भी उसे आपको सम्मिलित करते हुए आपके चरणों में नमन करता हूँ। सरकार के इस कंफ्यूजन को यही छोड़कर हम चलते हैं दूसरे लेवल पर। सुनिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को। It is a matter of deep concern for me. While we have been very open to having a dialogue with the farmer unions, the dialogue is going on. My ministerial friends are talking to them. The government has an open mind. But I see a very sinister design to hijack the whole movement. Be it the Khalistani element, I believe it is not right. But there is enough evidence available that Tukde gang is seeking to overtake, fulfill their own agenda. Come on, there are people who are suffering judicial process. Their bails are being rejected because of the evidence available in the prosecution case against them. And there are serious charges. And their photo frames are being displayed as if to show them as victims and trying to literally exploit the farmers union for their own extraneous cause. That is very, very unfair. टुकड़े गैंग ये शब्द भारत में दक्षिण पंथ का फेवरेट लेबल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और देश के कानून मंत्री जब ऐसी बात करें तब इसका सिर्फ एक मतलब नहीं होता। पहले वजह पर जाते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस था, माने जिस दिन ताइवो ओवोटेमी ने सिक फॉर जस्टिस वाला ट्वीट किया था। उसी दिन भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा ने टिकरी बॉर्डर स्थित आंदोलन स्थल पर ऐसे कई मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के पोस्टर लहराए जो भीमा कोरेगांव, CAA NRC के खिलाफ प्रदर्शन और दूसरे मामलों में बंद हैं। सुधा भारद्वाज, अरुण फरेरा, वर्नॉन गोंसाल्विस, वरवर राव, नताशा नरवाल और उमर खालिद। एक पोस्टर शर्जील इमाम का भी था। इन सब में एक समानता है, इनके बारे में धारणा है कि ये वामपंथी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और इन्हीं के लिए इजाद किया गया शब्द टुकड़े गैंग। ये खबर सामने आते ही पीयूष गोयल ने बयान दिया कि आंदोलन में वामपंथियों और माओवादियों ने घुसपैठ कर ली है। ऐसी ही बातें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी कही। तोमर ने तो यह भी कह दिया कि इसी तरह के लेफ्टिस्ट चरित्र के लोगों ने राम मंदिर और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने का विरोध किया था। इस नैरेटिव में फंसने के नुकसान देखते हुए 32 किसान संगठनों ने कह दिया कि उग्राहा के कार्यक्रम का वास्ता किसान आंदोलन से नहीं है। किसान संगठनों ने कह दिया कि मानवाधिकार बड़ा मुद्दा है, लेकिन किसान आंदोलन की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कृषि कानूनों को वापस कराने से है। हमारे साथी रजत ने इस बात पर भी आंदोलनकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। सुनिए। क्या होगा, क्या होगा उसके बाद में क्या होना है, हम इस बात को नहीं देखते कभी भी। हमें मालूम था कि इसके ऊपर किंतु होगा, लेकिन हमारा एक रूटीन है। हम चलते हुए प्रोग्राम में जो भी महत्वपूर्ण दिन आता है उस दिन को उसके साथ संबंध रखने वालों लोगों की चर्चा जरूर करते हैं। चाहे वो भगत सिंह का दिन हो, चाहे करतार सिंह सराबे का दिन हो, चाहे गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का दिन हो, उस दिन पर हम उनकी चर्चा भी करते हैं, उनके बारे में भी बोलते हैं। उनका क्या क्या, बाबर ने जावर क्यों कहा गुरु नानक को, उसके बारे में बोलते हैं। करतार सिंह सराबा को फांसी क्यों लगा दिया, उसके बारे में बोलते हैं। भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद के नारे मारता था, उसके बारे में बोलते हैं। वही बात उसी रूटीन के अंदर ये दिन दिवस मनाया गया, ह्यूमन राइट्स का दिन। ह्यूमन राइट्स का कैसे मोदी सरकार ने चकनाचूर किया है, कैसे पकड़ लोगों को अंदर किया है, वो लोग कौन थे, वो सचमुच देशद्रोही थे, कहीं उनका काम, फील्ड का काम क्या था, उनकी चर्चा ही किया, कोई अलग नहीं किया, दूसरी कोई बात नहीं की। वो एक दिन का प्रोग्राम था, कल था, वो कल बीत गया बस। कल ह्यूमन राइट डे था तो आपने उसे किया, जैसा आप बाकी रूटीन में करते हैं। बाकी जत्थेबंदियां नाराज तो नहीं हुई इस बात में? मतलब ही नहीं, उनका भी मांग पत्र में, हमारे मांग पत्र में पाया, उनके मांग पत्र में कोई मतलब ही नहीं इसका। इस बात के आलोक में अब रविशंकर प्रसाद की बात पर फिर से गौर कीजिए। जो किसान आधा दर्जन बैठकों में सरकार के अधिकारियों से बात कर चुके हैं,
वो उन्हें इतने नादान लगते हैं कि उनका आंदोलन कोई हाईजैक कर लेगा। अगर इस संभावना में दम है भी तो भी अदालत से फैसला आने से पहले किसी को एक खांचे में फिट कर देना ठीक नहीं है। कानून मंत्री ये बात अच्छे से जानते होंगे, वकील भी तो हैं, फिर भी उन्होंने इस बात का इस्तेमाल एक तर्क ठेलने में कर दिया। अगर वाकई सरकार के पास ऐसी जानकारी है कि आंदोलन में माओवादी घुस आए हैं तो अब तक टिकरी बॉर्डर पर छापा क्यों नहीं पड़ा? कोई भी व्यक्ति या संस्थान जो हमारे देश के खिलाफ काम करे उसके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ये कार्रवाई सरकार ही करेगी, उसी को करनी चाहिए। हमने किसानों पर लग रहे लेबल की बात की, अब बात करते हैं उनके आंदोलन पर पड़ रहे दबावों की। एक तरफ किसान गुट दिल्ली घेरे हैं, दूसरी तरफ कुछ ऐसे किसान गुट भी सामने आए हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के समर्थन का ऐलान किया। ऐसे किसानों के एक समूह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बैठक भी हो चुकी है। आज 10 राज्यों से आए किसान संगठनों ने कृषि मंत्री से मिलकर कृषि कानूनों का समर्थन भी किया। इनके भी तर्क सुने जाने चाहिए। किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी का सेक्रेटरी हूं और शेतकरी संगठन का पास्ट प्रेसिडेंट हूं। आज इस जगह पे हम मंत्री महोदय से मिलने के लिए आए थे और शरद जोशी का जो सपना था लिबरलाइजेशन की तरफ जाने का, और उस मामले में हम लोग बहुत खुश हुए कि ये 3 कानून जब आए तब हमने कभी किसी सरकार का स्वागत नहीं किया था। कभी कोई सरकार कानून बनाती थी तो किसान के विरोध में ही कानून बनाती थी। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे विरोध में जो 9 शेड्यूल में इतने कानून थे उसमें से ये जो 3 कानून है वो 3 कानून ढीला करते हैं बाकी के कानूनों को जो हमारे विरोध में है। इसलिए हमने इसका अपने दिल से स्वागत किया है। शरद जोशी का सपना था कि भाई किसान लिबरल हो जाए, खुला हो जाए। एपीएमसी जो हमारी लूट करती है और इस एपीएमसी की मोनोपोली हटाने के लिए हमने गए 30 साल से आंदोलन चलाए हैं। एपीएमसी कंप्लीटली हटा दी जाए और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट कंप्लीटली निकाल दिया जाए। यहां तक कि शरद जोशी ने जो आज नीति आयोग बना है, पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको भी अबॉलिश करो बोले थे, क्योंकि इससे देश खुली अर्थव्यवस्था की तरफ नहीं चलेगा। अगर खुली अर्थव्यवस्था आपको लाना है, लिबरलाइजेशन लाना है और हमको किसानों के घर में पैसा लाना है तो पहली खुली बाजार मंडी उसको मिलनी चाहिए। खुली बाजार मंडी का ये जो डर बताया जा रहा है ये डर मिथ है, गलत है। बैठक के बाद कृषि मंत्री तोमर ने क्या कहा ये भी सुनिए। तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। मतलब अब बात किसान बनाम किसान की होने वाली है, या फिर मेरा किसान बनाम आपका किसान। आंदोलन लंबा खिंच रहा है तो अंदर खाने मतभेद की खबरें भी आ रही हैं। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीएम सिंह ने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स से कहा कि ये कानूनों को रद्द करने को बातचीत के लिए शर्त बना देना ठीक नहीं। लेकिन इस कमेटी के ही योगेंद्र यादव ने कहा कि वीएम सिंह की बात संगठन की बात नहीं है। अगर ये एक अपवाद हो तब भी जैसे जैसे वक्त बीतेगा ऐसी और बातें सामने आ सकती हैं, क्योंकि इतने सारे दलों का एक साथ इतने लंबे वक्त तक अटल बने रहना असंभव न सही बहुत मुश्किल तो है ही। लेकिन फिलहाल आंदोलन अपने शबाब पर है। आज 32 किसान गुटों ने भूख हड़ताल की। पंजाब और हरियाणा में जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च हुए। आम आदमी पार्टी ने भी इस भूख हड़ताल का समर्थन किया। इन सबको काउंटर करने के लिए भाजपा ने भी किसानों की बैठकें बुलाने का ऐलान किया। कुल मिलाकर स्थिति ये है कि दोनों पक्ष अपनी एड़ियां गड़ा रहे हैं लंबे मुकाबले के लिए। अब इस लड़ाई के नियम भी बदलने वाले हैं, यानी दोनों तरफ से तर्कों से लैस होकर वाद विवाद की बात शुरू हो चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि संवाद हो। इसके अलावा इन सारे मसलों की जानकारी देने के अलावा हमारे पास 2-3 अपडेट भी हैं। पहला अपडेट, हम अक्सर कहते हैं चुनाव मतलब लल्लन टॉप, मतलब लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा उत्सव है उसको हम अपनी नज़र से देखते हैं ताकि आप देख सकें। हमारी एक टीम जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव कवर करने के लिए पहुंची हुई है। सुरेश और अमतेश घाटी और जम्मू की यात्रा कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि अनुच्छेद 370 के जाने के बाद लोकतंत्र किस तरह वहां जड़ पकड़ रहा है। आपको ये कवरेज जरूर देखनी चाहिए। जब कटाई होती है तो बेचने भी जाना पड़ता होगा आपको, जैसे आपकी ज़रूरत है वो उसके लिए रख लिया खाने के लिए, जो एक्स्ट्रा हुआ उसको आप मंडी में ले जाकर बेचेंगे।
बेचना होता है क्योंकि आप बुआई उसी के लिए करते हैं कि थोड़ा बेचकर पैसा कमाया जा सके? मंडी में नहीं बेचता है। तो कहाँ जब बेचते कहाँ हैं? ज़्यादा कहाँ है यहाँ ज़्यादा है ना, ये बाग अच्छा, बाग बनाया ज़्यादा। अच्छा, चावल जब लोगों को बेचना होता है तो कहाँ जाते हैं? उधर ही बेचता है ना, घर में ही, किसी ज़्यादा अच्छा, नहीं है। मंडी में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, तो भाव क्या रहता है चावल का जब बेचते हैं आप? 2000। 2000। अच्छा, तो दिल्ली में अभी किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, हज़ारों किसान वहाँ कई दिनों से जमा है। आपको मालूम है उसके बारे में? मालूम है। हाँ। अच्छा, ये कि इकट्ठे हो रखे हैं या किस वजह से आए हैं वहाँ, वो भी मालूम है आपको? हाँ। क्या डिमांड है उनकी? वही है ना, 2-3 कानून, वो 2-3 कानून, 3 कानून को लेकर वो, तो उस कानून के बारे में कुछ जानते हैं आप? क्या पता है। अच्छा, कानून के बारे में आपको ज़्यादा मालूम नहीं है। अच्छा, आपको लगता है वो सही कर रहे हैं किसानों की मांग, या सही है उनका? दूसरी सूचना जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, ललन टॉप की इस फार्मर प्रोटेस्ट पे बनाई गई डॉक्यूमेंट्री से। जी, हम डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, कम बनाते हैं, कोशिश रहेगी कि नियमित अंतराल पर बने। रजत और रूहानी ने 48 घंटे कृषि आंदोलन स्थल पर बिताए और मेहनत से बनाई किसान आंदोलन। देखिए, सराहिए। इस बुलेटिन में सबसे पहले और सबसे बड़ी खबर पंजाब के किसानों से जुड़ी हुई। सरकार और किसानों के बीच जो जंग है वो और तेज होती हुई नजर आ रही है। हरियाणा के अलग अलग जिलों से किसानों का जत्था आगे बढ़ रहा है। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो लगातार हालात खराब होते ही जा रहे हैं क्योंकि ये किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। दिल्ली के करीब सिंघू बॉर्डर तक किसान पहुंच चुके हैं। तीसरी बात कि सुधार तो होना है खेती में, बिना रिफॉर्म्स के तो किसानों की स्थिति नहीं सुधरेगी। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक ही हो रहा है। तो सुधार कैसे होगा? क्या लगातार गेहूं, धान, गन्ना उगाने से, क्या फ्रेश ग्राउंड वाटर को लगातार उसका दोहन करने से ही सुधार हो जाएगा? क्या सुधार के कोई और रास्ते भी हैं? क्या पंजाब बनाम बिहार की जो बहस चल रही है उसके भी कुछ और आधार हैं? सब जगह मंडियां क्यों नहीं हैं? जहां पर मंडियां नहीं हैं वहां का क्या सिस्टम है? इसके लिए ललन टॉप अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग का अगला चरण जल्द शुरू करेगा ताकि धरना और प्रदर्शन स्थल से दूर जो किसान हैं उनकी भी बात सुनी जाए। आप ये सब देखिए, ललन टॉप पर भरोसा रखिए, लगातार नज़र रखिए, क्योंकि हमारी वफादारी आपके प्रति है, देश के संविधान के प्रति है, उस आखिरी कमज़ोर आदमी के प्रति है जिसकी सुरक्षा और जिसकी गरिमा का वचन ये महान गणतंत्र देता है। शुक्रिया, शुभ रात्रि। अपना और अपनों का और अपने देश का खूब ख्याल रखिए।